जो बच्चे क्लास 10th बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, अगले साल आपको एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि साइंस का पहला चैप्टर हमको कोई टीचर की तरह आमने सामने बैठ के पढ़ा दे, तो बिल्कुल आज आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि आज से हम आपको विज्ञान के या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो क्लास 10th के हर सब्जेक्ट को इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं करिएगा, जब आपको वीडियो अच्छा लगे तब करिएगा, नहीं लगेगा तो बेकार में चैनल सब्सक्राइब करके बेकार में अपना टाइम बर्बाद मत करिए, नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर चैप्टर अध्याय 1 है उसके बारे में बताते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये चैप्टर नंबर 1 है। अब यहां पर जितना आपके बुक में दिया हुआ उसी तरीके से यहां पर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, उसी तरीके से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं, कह रहा है कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों के कपड़े के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मियों में कपड़े बोला गया, कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, तो या तो वो दूध फट जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें गर्मी ज्यादा हो जाती है, या रात शाम तक वो जो है बरकने लगता है। लोहे का तवा या तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर क्या होता है, तो उसमें बीज पकड़ लेता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, अंगूर को अगर आप सुखा देंगे धूप में तो सूख करके किशमिश बन जाता है। भोजन पकाया जाता है, भोजन क्या होगा, गर्म हो जाएगा, या फिर रोटी जो रहेगा सवेरे का रात तक जो है वो महकने लगता है, बदबू करने लगता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी एक तरीके से हम सांस लेते हैं। आखिर क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं और किस सांस लेने के पीछे का कारण क्या है, ये सारे पॉइंट को इसमें बताया गया है। ये जो सारे पॉइंट देख रहे हैं इन सभी पॉइंट्स को इसमें डिस्कस किया गया है। चलिए अगला हम आपको दे दें कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध क्या होता है, फट जाता है। लोहा का तावा जो होता है, तसला होता है, उसको छोड़ देते तो बीज लग जाता है। अंगूर को छोड़ते हैं तो किण्वन मतलब वो सूखी होकर के किशमिश बन जाता है। भोजन पकाते हैं तो भोजन पकने से पहले चावल रहता है, चावल के बाद क्या हो जाता है, वो भात बन जाता है। रोटी को बनाते हैं तो आटा रहता है, बनने के बाद रोटी बन जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, पचाने के बाद क्या करता है, टॉयलेट के रूप में बाहर निकालता है। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेकिन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इस प्रश्न को उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। जैसे यहां पर है, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र जो है आंखों पर चश्मा पहनने की कह रहा है। मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर दीजिए। रेगमाल जो होता है उसे रगड़ करके साफ कर दीजिए, रेगमाल जो होता है, ठीक है। इस चिमटे को पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में यहां दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया, देखिए प्रैक्टिकल कर रहा है। ये चिमटा है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये बर्नर है जो जलाता है। वॉच ग्लास या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है। ये वॉच ग्लास है, इसमें इकट्ठा करना है, ठीक है। अब अगला जो काम है, अब यहां पर देखिए, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। अगर आप ये देखें, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉच ग्लास में इकट्ठा करता है। हम आपको गूगल पर ले चलते हैं और मैग्नीशियम रिबन का हम तो यहां पर आपको जो है कुछ चीजें दिखाते हैं। मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, वर्म, चलिए कुछ पिक्चर वगैरह होगा तो हम आपको दिखा देंगे तो शायद आप बढ़िया समझ जाए। देखिए यहां पर जब ये जलता है तो इस तरीके से ये पिक्चर है, क्योंकि उसमें तो आप सही से नहीं देख पाए,
यहां से पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है। ये वीडियो वगैरह भी कुछ है, आप वीडियो वगैरह भी आप देख सकते हैं, इसी तरीके से जलाया हुआ है। हम आपको फुल टू फुल प्रैक्टिकल तो वीडियो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पिक्चर वगैरह है, उस पिक्चर की मदद से हम आपको दिखा देंगे और आप बढ़िया से इसे समझ भी जाएंगे। तो आशा करते हैं कि इस पिक्चर को आप बढ़िया से समझ गए। ये पिक्चर जो था आप देख रहे हैं ना, ये इंग्लिश वाला पिक्चर, वो हिंदी वाला था। इसी पिक्चर को यहाँ पर ये डिस्कस करके दिखाया गया था और यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है वो करके भी दिखाया था। जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला। अब हम अगले टॉपिक्स पर चले। वीडियो अच्छा लगेगा तब सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। चलिए हम अगला चलते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। अब अगला काम हम देखते हैं। ये सारा पूरा हम बता दिए थे। क्रियाकलाप 1.2 है। एक परखनली में लेड यानी कि सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? देखिए कॉर्क है, ये कांच की नली है, शंक्वाकार फ्लास्क है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, दानेदार फसल है। अब ये दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब देखिए परिकनली में लेड सीसा का नाइट्रोल घोल इस तरीके से कॉर लेने के लिए और यहां से इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? तो ये जो है हम आपको बताएंगे। उससे पहले क्रियाकलाप 1.2 आप देख लीजिए। अब 1.2 ये है शंक्वाकार फ्लास्क तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है। अब इसका भी अगर हम पिक्चर डालें, इसको कॉपी करके या फिर इसके बारे में भी अगर हम डालें, तो इसके बारे में भी आपको जो है गूगल बताएगा। आप इसका पिक्चर चाहे इसके बारे में पूरा कॉपी करके आप डाल सकते हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको जो है इसको हम कॉपी करके थोड़ा हम देखते हैं कि गूगल पर क्या आ रहा है। ठीक है, तो कॉपी करते हैं, गूगल पर चलते हैं, आपको पिक्चर आएगा तो हम दिखा देंगे। ठीक है, यार कुछ आ रहा है जो कीबोर्ड में की तरफ से आ रहा है, ये अलग चीज आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको टाइप कर देते, घबराइए नहीं। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बढ़िया चीज के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक प्रखनली में लेड सीसा नाइट्रेल का घोल लीजिए। ठीक है, और ये जो है दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। तो चलिए हम इसको 1 मिनट कर लेते हैं और आपको बताते हैं, घबराइए नहीं। अब हम इसको गूगल पर सर्च करते हैं और गूगल पर सर्च करने के बाद इसका पिक्चर आएगा और पिक्चर आप देख करके बढ़िया से समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसमें जो है हमको टाइप जो सर्च करना है, दानेदार सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जस्ते पर तनी सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। चलिए पिक्चर देखिए, तो यहां पर आ रहा है, ये पिक्चर आपको दिखा रहा है। इस तरीके के पिक्चर जो है आपको ये बताएगा। ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर जो है आपको दिखने को मिल रहा होगा, यही सब पिक्चर है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं अगला टॉपिक पर, ये है 1.3। चलिए 1.3 में एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोलिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी बरतना है कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना है, क्योंकि अम्ल जो होता है रिएक्टिव होता है, ये आपके साथ जो है प्रॉब्लम कर सकता है। क्या जस्ते के दाने को आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श करना है, यानी कि इसको छूना है। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? अब ये पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट को समझने के बाद आपको यह समझना है कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है, रंग में भी परिवर्तन हुआ है, गैस का निकास या उत्सर्जन भी हुआ है और तापमान में भी परिवर्तन हुआ है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हम देखते हैं जैसे दूध से दही का बनता है, हम लोग खाना खाते हैं पच जाता है। ठीक है, पानी पीते हैं पच जाता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतिक्रियात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। यहां तक तो ये मेन चीज था नहीं, बशर्ते आपको समझना है कि जो कोई भी चीज अगर वो चेंज हो जाता है तो वो भौतिक ना रह करके रासायनिक प्रक्रिया होगा। ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, अब ये आपको क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि इस सब जो है एग्जाम में काम में आता है। पूछेगा कि अंगूर का किण्वन होना कौन सी प्रक्रिया है, पूछता है 10th में, इसीलिए हम इसको बार बार डिनोट कर रहे हैं। पूछेगा लोहे का तावा सील कील को आद्र वायु में खुला छोड़ देने पर कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया। भोजन पकाना रासायनिक अभिक्रिया, हमारे शरीर में भोजन को पचा लेता है, रासायनिक अभिक्रिया। हम सांस लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मायने रखता है। तो इस सारे पॉइंट को आप नोट बना लीजिएगा। ठीक है, आगे भी हम आपको बताएंगे, घबराइए नहीं। अब चलिए यहां से चलते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। देखिए क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है
तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे, दहन का मतलब होता है जलाना, क्या होता है जलाना, दहन का मतलब होता है जलाना, तो रिबन को जब हम जलाएंगे इसका मतलब है यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सरलतम विधि है। ऊपर दी गई है यहाँ पर फिगर है, देखिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब ये किस चीज में परिवर्तित हो जाता है, यही आपसे पूछेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये हाईलाइट कर लीजिए, अगर आपके पास बुक है इस तरीके से इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, दोनों अभिकारक है। ये तो अभिकारक जो होता है और इधर जो बनता है मिल करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उत्पाद हो गया। तो पूछेगा, अगर कोई आदमी पूछ दे अपना समझ के लिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सा चीज है, ये अभिकारक एक उत्पाद है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या है, ये अभिकारक है। अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन जो है ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उत्पाद कहलाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि जिस चीज से जो चीज बनता है, तो जो चीज बनता है उत्पाद, जिस चीज की अभिक्रिया होता है वो अभिकारक होता है। ठीक है, अगला शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि इस तरीके से H2 है, ठीक है, और प्लस में O2 है, ठीक है, और रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो H2। तो इस तरीके से इस तीर के निशान लगाया जाता है, ये तीर का निशान लगाया जाता है। इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी तीर का निशान लगा हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी लगा हुआ है। अभिकारकों के बीच योग जो होता है प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर उसे RH दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तब यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ये देख रहे हैं, तो ये जो होता है ये दाहिने ओर होता है और ये बाईं ओर होता है। ठीक है, ये जो होता है ये अभिकारक होता है, इधर वाला उत्पाद होता है। रासायनिक समीकरण लिखना, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? क्या रासायनिक समीकरण के बारे में बताना इससे भी अच्छा है? तो देखिए, निरूपण का संक्षिप्त विधि पूछ रहा है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या करता है, किसी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द जो है समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है, Mg प्लस में O2, ये रिएक्शन करके क्या बनता है, MgO। इसका मतलब है कि रासायनिक समीकरण है, इसका मतलब है कि इसमें अभिक्रिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। Mg प्लस O2 रासायनिक अभिक्रिया करके MgO बनाया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को लिखी जाती है। अब ये पॉइंट तो आपको याद हो गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना भी करना पड़ता है। तुलना का मतलब है कि देखना पड़ता है कि कितना कितना, क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। अभी असंतुलित है तो Mg प्लस O2 जो है MgO बना, इधर ऑक्सीजन 2 इधर O एक होगा, तो संतुलित है? नहीं, ये असंतुलित है। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम रिएक्शन को बराबर करेंगे। जैसे हम यहाँ पर आपको बताते हैं Mg प्लस O2 करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Mg 1 है, यहाँ पर O2 2 है, तब 2 को O करने के लिए इसमें 2 करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि 2 को Mg हो गया। अब इधर भी 2 को कर देंगे, ठीक है, तो इधर भी 2 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको थोड़ा पतला कर दें, थिकनेस कर दे थोड़ा सा। अब चलिए थोड़ा इसको मटा करके बढ़िया से करते हैं क्योंकि मोटा हो जाता है। देखिए, तो इधर हम क्या करेंगे, O2 2 है तो इधर O को 2 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे। 2 को रख दिए तो Mg भी 2 को हो गया, क्योंकि 2 से तो MgO दोनों में गुना हो गया। अब 2 को Mg हो गया तो 2 को हम यहाँ पर रखेंगे, क्या यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 2 Mg, तो 2 Mg प्लस O2 क्या हो जाएगा, 2 MgO हो गया। इस तरीके से इसका रिएक्शन करके कंप्लीट करता है और ये बनाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर है कि नहीं उसी चीज को दे करके और यहां से ये मैग्नीशियम के वायु में जलने का कंकाली समीकरण यहां पर ये बता देता है। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया होगा।
ये कह रहा है किताब वाला कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम 9वीं कक्षा में, उसके बारे में तो आपने अध्ययन किया भी होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ये 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में हो, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मतलब ना वो बनता है ना विनाश होता है, अजर है, अमर है। आत्मा जैसे जानते हैं, बॉडी में आत्मा होता है, तो आत्मा क्या है, न मरता है, कहता है न मरता न कुछ हो, ये फिर दूसरे बॉडी में चला जाता है। उसी तरह के रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक द्रव्यमान जो है एक तरह से आत्मा समझ लीजिए, ठीक है, न निर्माण होता है न विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो उत्पाद होता है, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान जो होता है अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस लाइन को आप समझिए। जब द्रव्यमान के संरक्षण के आधार पर अगर हम देखें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है न निर्माण होता है। इसका मतलब हो जाएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का जो कुल द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान जो है अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी दोनों के बराबर होगा, दोनों के तत्व का जो मान होगा वो बराबर रहेगा। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात, पश्चात मतलब उसके बाद, प्रत्येक तत्व के जो परमाणु की संख्या होती है वो समान ही रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ये कंकाली समीकरण, ये जो समीकरण जो देख रहे हैं बिना संतुलित के जो समीकरण, उसको कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण भी कहा जाता है। अब हम उसको संतुलित करेंगे, ठीक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना सीखते हैं। पहला नंबर पॉइंट जो कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.3 के सब समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जाता है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम रिएक्शन कराएं, अभिक्रिया कराएं, तो ये दोनों क्या है, अभिक्रिया, अभिकारक है। और जो बन कर आया जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन, ये क्या होगा, उत्पाद हो गया। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम रिएक्शन कराएंगे जोड़ करके तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा। उपरोक्त सब समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। अब ये इंग्लिश में है, इसको आप इस तरीके से लिखिएगा तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए क्या करता है, जो किताब में रहता है वो राइटर जो है या फिर उसके केमिस्ट्री के जो लेखक सब है वो क्या करते हैं, जिंक को Zn से सूचित करता है, आप याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से सूचित करता है। अब ये जब दोनों को रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन, यानी ZnSO4 प्लस में H2 बनेगा। तो ZnSO4 प्लस में जो H2 बनेगा ये हमारा एक तरीके से रिएक्शन होने के बाद हुआ। अभी हम ये संतुलित नहीं कर पाए, अभी ये संतुलित नहीं है क्योंकि असंतुलित है ना। अब चलिए आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करें। अब ये परमाणु की संख्या तुलना करें। अब इधर हाइड्रोजन दूंगा, इधर हाइड्रोजन दूंगा, SO4 दूंगा, SO4, लेकिन Zn यहाँ पर देखिए। अब रिएक्शन को हम करेंगे, ठीक है, तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए अभिकारकों में परमाणु की संख्या जोड़ेंगे। तो Zn इधर एगो, इधर H में दूगो, सल्फर में एगो, ऑक्सीजन में 4 गो। इधर देखिए एगो, दूगो, एगो, 4 गो, बराबर हुआ। तो LHS RHS हो गया। इसमें तीर के निशान के दोनों प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, इसीलिए यह एक संतुलित समीकरण हो जाएगा। यानी अब यहां पर देखिए जब समान हो जाएगा, दोनों ओर के परमाणु की संख्या देखना है कि समान है कि नहीं है। अगर वो समान हो गया इसका मतलब है कि वो जो है संतुलित समीकरण है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण है। हम आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको बताए हैं कि Mg, ठीक है, Mg मान लीजिए तो लिखा नहीं रहा है, Mg प्लस में O2, ठीक है, बन क्या गया, MgO बना, MgO बना। अब देखिए O का मान यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर हम 2 रखे, यहाँ पर भी 2 रखे, क्योंकि ये संतुलित है नहीं तो 2 रखे। तो 2 Mg और प्लस में 2, ये 4 हुआ। अब देखिए 2 MgO, तो M का मान भी 2 हो गया, Mg का, 2 इसका, तो 4 हुआ। तो दोनों के मान बराबर है। इसी तरीके से इसमें भी देखेंगे तो बराबर है, क्योंकि H2 2 तो H2 2, SO4 4 तो SO4 4, Zn एगो तो Zn एगो। इस तरीके से दोनों ओरी के मान क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब दोनों ओरी के मान जब बराबर होगा इसका मतलब है कि वो संतुलित समीकरण होगा। इंग्लिश में इसे बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगला जो देखना है यहाँ पर Fe प्लस H2O, इसको भी रिएक्शन कराएंगे तो Fe3O4 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Fe 3 गो है, यहाँ पर Fe 1 गो है। रिएक्शन या संतुलित समीकरण है नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसको अब संतुलित करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, संतुलित करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताएंगे। यहाँ पर
ठीक है। रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करना होता है वो बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। सबसे आसान है बॉक्स बना लीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा सुटेबल है नहीं। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसे इसमें है तो एक बॉक्स यहाँ पर बना लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए, यहाँ से बॉक्स बना लीजिए और यहाँ से बॉक्स बना लीजिए, जैसे किताब में कह रहा है उस तरीके से। अब Fe प्लस H2O रिएक्शन करेगा तो Fe3O4 प्लस में H2 होगा। अब ये जो है असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बना लीजिए, सबसे अच्छा है। तो Fe है, Fe क्या है तो इधर एगो तो एगो लिख दिया। H2O में तो H2 का एगो है तो H दूगो है तो दूगो लिख दिए। ये लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट साइड का पहले इधर बनाते हैं, ठीक है। LHS को बोलते हैं लेफ्ट साइड, ये LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब O क्या है तो O यहाँ पर एगो तो एगो, ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम राइट साइड के देखेंगे Fe3O4, तो यहाँ पर राइट साइड में देखें तो Fe जो है 3 गो है तो 3 गो लिख दिए। अब यहाँ पर O जो है H इसमें है, H है इसमें 2 गो है तो 2 गो इधर लिख दिए, और O जो है इसमें 4 गो है तो इधर देखिएगा तो 3 2 5 4 9 गो हो गया, इधर 1 2 3 1 4 हो गया। तो क्या 4 बराबर जो है 9 हो सकता है? नहीं हो सकता, इसका मतलब ये असंतुलित है। अब जब असंतुलित है तो इसको क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, बैलेंस करेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी किसी चीज के लिए नहीं मानता तो उसको क्या करते हैं, 5 रुपये से नहीं मानता, 5 रुपये और दे दिए, 10 रुपये से मान गया। इसी तरीके से बैलेंस होता है, रिएक्शन को, अभिक्रिया को रिएक्शन करा करके हमको उसको समीकरण को संतुष्ट करना रहता है। तो अब देखिए, इसको बैलेंस करने का तरीका नीचे हम बता रहे हैं, आप बस वीडियो के साथ बने रहिए। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कर लेना, सबसे अधिक वाला जो रहेगा उसको संतुलित कर लेना है, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए और इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को भी चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और जबकि बाईं ओर केवल 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करना है तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित, यानी प्रारंभ में यहाँ पर देखिए तो 1 है, यहाँ पर हमारा 4 है। इसका मतलब संतुलित करने के लिए हमको 4 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये याद रखना है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम क्रिया में, अब क्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते, सूत्र वही रहेगा, ठीक है। जैसा कि यहां पर हम आपको बता रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये फिगर आपको दिख रहा है। तो Fe प्लस H2O था, देखिए गोष्ठ में बना लिए, बाहर का जो मान है ना ये यहाँ पर देखिए, तो Fe प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 गो है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 को नहीं, इसका मतलब इधर हम 4 से गुना करेंगे तो बराबर हो गया, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर हो गया। 4H2O लिख देंगे, और लेकिन H2O2 या H2O2 नहीं होगा, क्योंकि H2O2 नहीं होगा, क्योंकि H2O ही होता है। आंशिक रूप से संतुलित करना था, ऑक्सीजन वाला हमारा जो है सबसे ज्यादा जो मान रहेगा उसको पहले संतुलित कर लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप हो, मतलब तीसरा चरण के अनुसार से पहला स्टेप हो गया। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिए, ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब बैलेंस हो गया, अब हम चलेंगे अगला स्टेप में। तो ऑक्सीजन के बाद अब हम चलेंगे Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। Fe और क्या है H परमाणु, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब जब बराबर कोई भी हो, सबसे बड़ा और बराबर छोटका छोटका। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन करिए चाहे लो, Fe करिए। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 गो है। अब इधर हाइड्रोजन क्या होगा कि 4 से गुना करें तो हाइड्रोजन हो गया 4 गो, 4 ये दूना 8 हो जाना चाहिए, ठीक है, 8 गो हो गया। लेकिन इधर हमारा 2 गो है अवेलेबल, तो 4 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर में हाइड्रोजन अगर आप देखें तो 4H2 है, तो 4H2 है तो 2 चौका 8 हो गया। अब इधर 2 गो है तो यहां पर हम 4 रख देंगे तो बराबर हो जाएगा, क्या कर देंगे 4 रख देंगे। तो आगे हम आपको बताए हुए हैं, रिएक्शन जो है किताब में दिया हुआ है, घबराइए नहीं, आपको हम एक्यूरेट सब समझाते चलेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इधर 4 रख देंगे तो दोनों बगल के हाइड्रोजन हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 2 गुने 4 करना, इधर 8 है, क्योंकि 4 दूना जो है 8 हो जाएगा, 8 इधर भी करेंगे तो 2 दूना 4 हुआ, तो 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि Fe इधर हम 4 दिए हैं, तो ये हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इधर 4 दे देंगे तो इधर से हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हमारा बैलेंस हो चुका है। अब अगला स्टेप में चलेंगे, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व जो बचा हुआ है जो आगे रहेगा उसको चुन लेना है। अब इसमें क्या है कि Fe है, तो Fe इधर 1 गो है, लेकिन Fe इधर 3 गो है,
तो अब हम क्या करेंगे, इधर एक गो है, इधर 3 गो है, इसका मतलब है कि इधर हमको 3 से गुना करना है। तो अगला स्टेप में इधर देखिए 3 से इधर हम गुना कर दिए, ठीक है। तो Fe यहाँ पर बैलेंस हो गया, इधर भी हमारा Fe 3 से था, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑक्सीजन बैलेंस, इधर ऑक्सीजन 4 गो है, इधर भी ऑक्सीजन 4 गो है, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए बैलेंसिंग संतुलन यहाँ पर क्या सबसे अच्छा इसमें आप देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखाएगा। तो देखिए इधर सबसे पहले हम ऑक्सीजन को करेंगे जिसका ज्यादा मान होगा। तो ऑक्सीजन देखिए इधर 4 गो हुआ, ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन 4 गो। ओकरा बाद क्या किए आप जो है हाइड्रोजन को लिए। तो देखिए हाइड्रोजन इधर क्या है 4 गो था, 1 मिनट इसको मिटा दे। हाँ, इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन अगर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपको 4 दूना 8 गो था, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 गो है, तो 4 से गुना करता हाइड्रोजन भी सीमित हो गया। अब हमारा लोहा बन गया, तो Fe है। तो इधर Fe हमारा जो था 3 गो था, लेकिन इधर Fe नहीं था, तो इधर 3 से गुना कर दिया, तो Fe भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे, आगे हम आपको स्टेप समझाएंगे। अगला स्टेप जो है वो बहुत ईजी है, बशर्ते आपको इस वीडियो के साथ बने रहना है, ठीक है। तो ये हमारा जो कह रहा है कि दोनों के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित हो गया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं, तो हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसको आप बुक होगा आपके पास, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब जो है अगला स्टेप जो हम आपको बताएंगे वो आप यहां पर देख सकते हैं। चरण नंबर 7, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच करना है। क्या आप समीकरण समय विकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं दिया गया। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः, ठीक है। तो देखिए जलीय जो रहता है गैस रहेगा उसको G से, द्रव रहेगा उसको L या लिक्विड से, जलीय रहेगा एक्वेशन से, और ठोस रहेगा उसको सॉलिड से दर्शाया जाता है। जैसे अभिकारक के उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होता है तब हम एक्वस सॉल्यूशन लिखते हैं, घोल के रूप में उपस्थित रहता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए Fe जो है ये लोहा है, तो लोहा क्या होता है, सॉलिड मतलब ठोस होता है। S फॉर सॉलिड होता है, आप लोग इंग्लिश वाले बिहार बोर्ड वाले नहीं समझिएगा। S फॉर सॉलिड होता है, सॉलिड का मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं ठोस। तो ठोस क्या होता है, जैसे आप जो अभी मोबाइल में देख रहे हो ठोस है, ठीक है, पानी पीते हो द्रव है, और जो सांस लेते हो गैस है, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर जब ठोस चीज रहेगा उसके बगल में हम S लिखेंगे, जो ठोस रहेगा उसे हम बगल में S लिखेंगे। अब देखिए H2O यानी कि जल होता है, तो जल होता है तो ये क्या होगा, H2O एक तरह से जल होता है। तो जल में हम क्या करेंगे, जल को हम क्या करेंगे, घुला हुआ पदार्थ है। अब जल में क्या है, वो हमारा गैस है, इसीलिए हम यहाँ पर G लिख दिए, ठीक है। अब G लिख दिए, या फिर आप AQ भी लिख सकते थे। अब Fe3O4 हमारा एक तरह से मिल करके क्या बना, Fe3O4 एक सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो सॉल्यूशन बन गया, इसीलिए हम इसे S फॉर सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन मतलब घोल। और H2 क्या हो गया, हमारा एक तरह से ये क्या हो गया, गैस बन गया। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस, तो गैस G लिख दिए। इस तरीके से आप लिखते चलिएगा तो ठीक रहता है, यानी कि जब भी आप रिएक्शन करें तो ये सब चीज आप लिख दीजिए तो सही रहता है। रिएक्शन करने के लिए आपको 10th में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप रिएक्शन वाले पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया। जब G के रूप में किया जाएगा इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया में जल का रूप भाप के रूप में किया गया है, यानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अब AQ के रूप में कहेगा तो स्थिर रहता है, लेकिन H2O जल है, अब ये लिक्विड फॉर्म में, लेकिन बगल में G लगा देंगे, इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया में G का प्रयोग जो होता है भाप के रूप में किया गया। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे CO प्लस में H2 है, तो CO यहाँ पर क्या है, गैस हो जाएगा, H2 यहाँ पर गैस हो जाएगा भाप के रूप में। अब रिएक्शन कराएंगे 340 एटम के अनुसार से, तो CH3OH बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, मतलब L हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। तो L4 क्या होता है, एक तरह से द्रव होता है। अब इसी में देखिए CO2 प्लस में 12H2O रिएक्शन करके बताया हुआ है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करेगा, ये एक तरीके से रिएक्शन बनाएगा।
ठीक है। अब ये रिएक्शन बनाएगा तो क्या बनाएगा, C6H12O6 बनाएगा। ये एक्वेशन होगा ग्लूकोज, ये यही रहेगा। ठीक है, 6CO2 बनाएगा एक्वेशन, ये भी वही रह जाएगा। और 6H2O बनाएगा, ये क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में बनाएगा तो येलो लगा देगा। इसी प्रकार आप पुस्तक में दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चन दिया गया, हम इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, बार बार रिपीट करिए। और भी चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप इस वीडियो को माध्यम से समझ गए हैं तब। चलिए अगला वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे सॉल्यूशन करके डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।